देखो अपन ने लास्ट स्टार्ट किया था ट्रायल बैलेंस। ये आपको मैंने बताया था दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद अपन लिखते हैं यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ तो सीरियल नंबर आता है 1 2 3। फिर यहाँ पे सारे अकाउंटों के नेम आते हैं और फिर जिसका डेबिट बैलेंस है उसको अपन डेबिट में लिखते हैं, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है। अब मैंने आपको ये लिस्ट बताई थी, ये अकाउंट है जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, कभी इनका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट, जितने भी हमारे असेट्स हैं, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट असेट हो, सबके डेबिट बैलेंस होंगे। ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद इनपुट CGST, SGST, IGST, ये भी सब आपके असेट हैं, तो इन सब के भी कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो ये अकाउंट है जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे, कभी इनका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। और अगर आपका आ रहा है तो मतलब आपने गलती करी है इसलिए आ रहा है, अदरवाइज इन अकाउंटों के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। फिर है अकाउंट्स ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज, चाहे कोई सी भी लाइबिलिटी हो, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन एंड रिजर्व, ये मैंने आपको बताया था होते क्या, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई प्रोविजन या रिजर्व अकाउंट होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, ये भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो इनका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। राइट। चलिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ने से पहले एक चीज पढ़िए, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। अपन बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। देखो क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर में जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो हमारे पास जितने भी गुड्स हैं, हम सब उन सारे गुड्स का अपन वैल्यूएशन करते हैं। जैसे सपोज करो मेरी मेडिकल की शॉप है, सपोज करो मेरी मेडिकल की शॉप है, अब 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को मेरी इस मेडिकल शॉप में जितनी भी चीजें, जितने भी गुड्स हैं, मैं उन सबका वैल्यूएशन करूंगा, पता लगाऊंगा कि आज 31 मार्च को मेरी शॉप के अंदर क्या क्या गुड्स है। मतलब मेरे को पता लगाना है कि मेरी जो मेडिकल की शॉप है, तो 31 मार्च को मेरे पास कितनी मेडिसिन है, कितने सिरिंज है, कितने सैनिटाइजर है, कितने इंजेक्शन है, मेरे को इन सबका वैल्यूएशन करना है। तो इन सबका जब अपन वैल्यूएशन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? स्टॉक। वो आपका क्या कहलाता है? स्टॉक। तो स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये होती है स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड करने की, क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड करने की ये जर्नल एंट्री अपन पास करते हैं एंड ऑफ द ईयर में। समझ में आई बात? हर बिजनेसमैन एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करता है। अच्छा याद है क्या स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? किसी को याद है हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर? बताया था मैंने। कंसेप्ट याद है क्या? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर, बताइए पहले। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर? कंसेप्ट्स पढ़ाए थे? नो। आंसर होगा एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म और इसका दूसरा नाम था प्रूडेंस। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट
हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का एंड ऑफ द ईयर में वैल्यूएशन करते हैं। एंड हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? याद है क्या? दो प्राइस को कंपेयर करना था, फिर विच एवर इज लोअर। किसी को याद नहीं है? क्या थी वो दो प्राइस जिसको कंपेयर करते थे? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस में हमने परचेज करा, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मैंने बताया था कि आज अगर इसको सेल करेंगे तो नेट कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, वो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी प्राइस आपकी लोअर होती है उस पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। उस पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर? आंसर इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर? तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होती है उस पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं एंड ऑफ द ईयर में। तो उसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करके ये एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब कई बार इसमें दो चीजें हो जाती हैं, कई बार सुनना ध्यान से, कि हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया, हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया, एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी कर ली, एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी कर ली। अकाउंटिंग मतलब ये एंट्री हमने पास भी कर दी। तो उसको बोलते हैं कि हमने अपने स्टॉक का क्या करा? एडजस्टमेंट कर लिया। हमने अपने स्टॉक का क्या करा? एडजस्टमेंट कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया, हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया, लेकिन हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी। हमने अभी तक उसकी अकाउंटिंग नहीं करी। अकाउंटिंग मतलब ये एंट्री पास नहीं करी है। तो उसको बोलते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है अभी क्या हुआ है? इट इज नॉट एडजस्टेड। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड। ये आपका एडजस्ट नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड। समझ में आएगा? तो दो कंडीशन हो गई कि क्लोजिंग स्टॉक का अपन ने वैल्यूएशन करा और एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी कर ली, तो उसको अपन बोलते हैं कि बोले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। और हमने अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया है लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं करी, अकाउंटिंग मतलब ये एंट्री पास नहीं करी है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं हुआ। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड। सुना ध्यान से, अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कर लिया और एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी कर ली, इट मींस आपके क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है। तब तो उसको अपन क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में मतलब स्टॉक आपका क्या होता है? असेट होता है। स्टॉक आपका क्या होता है? असेट होता है। और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो अपन उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और उसका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में आएगा। और अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग नहीं करी, मतलब इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं करा, देन इट इज नॉट शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो फिर हम इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं करेंगे। तो कहां शो करेंगे? जब आपका पूरा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के नीचे नोट डालकर कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज इतना, ट्रायल बैलेंस के नीचे नोट डालकर उसको हम क्या करेंगे? शो करेंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा है एडजस्टेड,
क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्या लिखा हुआ है, एडजस्टेड, देन इट इज शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसको हम कहां शो करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करेंगे, कहां पे, डेबिट में। और अगर क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा है इट इज नॉट एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्या लिखा है, इट इज नॉट एडजस्टेड, देन इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, कहां पे शो होगा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के नीचे शो करेंगे नोट डाल के कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीस इतना, जो भी वैल्यू के है क्लोजिंग स्टॉक उतना। तो समझने की बात जो है वो ये दो वर्ड है, एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड। अगर क्लोजिंग स्टॉक के आगे वर्ड लिखा हुआ है एडजस्टेड, देन इट इज शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, और क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा है नॉट एडजस्टेड, देन इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। समझ में आई क्या बात? इफ क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्या लिखा है, एडजस्टेड, देन इट इज शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, और क्लोजिंग स्टॉक के आगे अगर लिखा है नॉट एडजस्टेड, तो इसका मतलब है वैल्यूएशन हो गया, अकाउंटिंग नहीं हुई, तो उसको फिर हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नोट डाल के शो करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, देन टेक आउट illustration number 3. Take out illustration number 3, page number 14.8. Page number 14.8, illustration number 3. तो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द बुक श्री बालाजी ट्रेडर प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो अपन यहां लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, सीरियल नंबर, name of account, ledger folio, amount debit, amount credit। देखिए सबसे पहले आपको स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक आपका असेट होता है और सारे असेट्स के कौन सा बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो स्टॉक इज आवर असेट और असेट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ये ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2017, कितना दे रखा है, 2,20,000। उसके बाद परचेज है, तो परचेज अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस। तो परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 25,75,000। सेल्स अकाउंट कौन सा बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का, सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, कभी उसका डेबिट बैलेंस नहीं होता। सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। वेरी गुड। कैरेज इनवर्ड, नाउ व्हाट इज मीन बाय कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि जो गुड्स हमने परचेज करे थे, तो गुड्स को परचेज करते समय जो कैरेज आपने पे करा, कैरेज मतलब होता है किराया भाड़ा, कि सप्लायर के यहाँ से हमारे यहाँ तक लाने के लिए जो भी अपन ने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे करा है, वो आपका क्या कहलाता है, कैरेज कहलाता है। यस, ट्रांसपोर्टेशन। तो
परचेज करते समय जो आपने कैरेज पे करा है, दैट कैरेज इज नोन एज कैरेज इनवर्ड। तो ये तो आपका एक्सपेंस हो गया। और अभी मैंने बताया था एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। यस, तो यानी कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। फिर कैरेज आउटवर्ड, व्हाट इज मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि सेल करते समय हमने जो कैरेज पे करा है, यानी अपने यहां से कस्टमर के यहां तक पहुंचाने के लिए हमने जो ट्रांसपोर्टेशन और पे करा है, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। दैट्स ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। तो ये भी हमने पे करा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। यानी कैरेज आउटवर्ड का भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ये दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। और अभी मैंने बताया कोई सा भी खर्चा हो, एनी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय कैरेज इनवर्ड एंड व्हाट इज मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? क्लियर है सबको? परचेज करते समय जो कैरेज पे करा, दैट कैरेज इज नोन एज कैरेज इनवर्ड, और सेल करते समय जो कैरेज पे करा है, दैट कैरेज इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। बोथ आर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है तो इनके कौन से बैलेंस होंगे, डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब व्हाट इज मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। यस, वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो उसका होगा डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, व्हाट इज मीन बाय रिटर्न आउटवर्ड? व्हाट इज मीन बाय रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। देखो इसको याद करने का कैसा तरीका होता है, क्या है रिटर्न आउटवर्ड? इनका मतलब क्या होता है, जो चीज हमारे पास आती है, कोई चीज आती है तो उसको अपन इन वर्ड यूज करते हैं। तो अपन ने सेल करी, वो हमारे पास वापस आ गई, तो यानी क्या हुआ, गुड्स का इनवर्ड हो गया। तो उसके रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। आउट मतलब जो चीज अपन बेचते वापस रिटर्न करते हैं वो आउट कहलाता है, जो चीज हमारे पास से जा रही है। तो जो गुड्स अपन ने परचेज करे उसी को तो आउट करोगे, तो इसलिए वो हमारी रिटर्न आउटपुट क्या हो गई, परचेज रिटर्न। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इन मतलब जो वापस आ गया, सेल करेंगे तो वही तो वापस आएगी, जो अपन सेल करेंगे वही वापस आएगी, तो वो तो होगी रिटर्न इनवर्ड। और जो परचेज करेंगे वही वापस जाएगा, तो परचेज रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। डेटर, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट? यस, डेटर इज अवर एसेट, और सारे एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। कितना, 3,20,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी। वेरी गुड, क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज के कोई सी भी लायबिलिटी हो, सारी लायबिलिटीज के हमेशा कौन से बैलेंस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होंगे। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, बैड डेब्ट्स इज आवर लॉस। और जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस हैं उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। जितने भी लॉस अकाउंट होंगे और एक्सपेंस अकाउंट होंगे, हमेशा उनके डेबिट बैलेंस होंगे। स्टेशनरी, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ स्टेशनरी अकाउंट? यस, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो मतलब इसका भी कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, ये हमारा एक्सपेंस है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा है ये आपका एक्सपेंस है, तो इसका मतलब इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। वेजेस एंड सैलरी, तो इट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरी ये भी हमारा एक्सपेंस है,
तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो यानी इसका भी कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। सारे एक्सपेंसेस के हमेशा कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट? यस, इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट। इन्वेस्टमेंट भी हमारे एसेट होते हैं, और जितने भी एसेट हैं सारे एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई बताएगा? वाई क्रेडिट बैलेंस? वाई क्रेडिट बैलेंस? यस, वेरी गुड। इट इज आवर इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम। और जितनी भी इनकम्स होती हैं उनकी हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस इज आवर एसेट। वेरी गुड। और एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? जिस बिल्डिंग में हम अपना ऑफिस करते हैं, काम चलाते हैं, हमारा बिजनेस चलता है, जिस जगह बैठ के हम अपना बिजनेस करते हैं, वो हमारी प्रीमाइसेस कहलाती है। बिल्डिंग का दूसरा नाम है। तो यानी प्रीमाइसेस हमारी एसेट हो गई, और एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो इसलिए प्रीमाइसेस हमारी फिक्स एसेट है। प्रीमाइसेस इज आवर फिक्स एसेट। तो एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा उसका? डेबिट। फिक्सचर्स, व्हाट इज फिक्सचर्स? देखो, एक होता है फर्नीचर और एक होता है फिक्सचर। क्या डिफरेंस होता है फर्नीचर और फिक्सचर्स में? फिक्सचर्स वो होते हैं जो वॉल पे फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे आपका फैन है जो छत पे लगता है, सीलिंग फैन। तो जो सीलिंग फैन है इसको आप बार बार मूव नहीं कर सकते, तो यानी वो सीलिंग फैन इज अ फिक्सचर। ठीक है ना? जैसे ये सामने मेरे स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स हो गया, तो इट इज अ फिक्सचर। और ये जिस टेबल चेयर पे मैं बैठा मैं इसको मूव कर सकता हूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? फर्नीचर। ये मेरा क्या कहलाएगा? फर्नीचर, जिसको मैं मूव कर सकता हूं। ठीक है ना? जो दीवार पे जो चीज फिक्स्ड हो गई वो फिक्सचर्स कहलाते हैं, और जिसको मैं मूव कर सकता हूं, जैसे टेबल चेयर है मैं इसको हिला सकता हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। तो फिक्सचर्स इज आल्सो आवर फिक्स एसेट। ये जो फिक्सचर्स हैं ये भी हमारे क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स होते हैं। तो एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कौन सा बैलेंस होगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नाम से पता चल गया एक्सपेंसेस हैं। तो कोई सा भी एक्सपेंस हो, एनी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम, नाम से पता चल रहा है इनकम है, तो इनकम्स के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। इनकम्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। वेरी गुड। लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक क्या है? ये एसेट और लायबिलिटी? दिस इज एसेट और लायबिलिटी? यस, इट इज आवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उन सबके कौन से बैलेंस होंगे? हमेशा क्रेडिट। तो दिस लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक इज आवर लायबिलिटी, और लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन अबव, इसका बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन अबव मतलब ये जो लोन है इसका इंटरेस्ट क्या कौन सा बैलेंस होगा? हम किसी से लोन लेंगे, उस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी इनकम होगी। आपने बैंक से लोन लिया और आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका इनकम होगी क्या? वो आपका एक्सपेंस होगा। यानी जो लोन है, इस लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ये आपका एक्सपेंस है। और अभी मैंने बताया एक्सपेंसेस के कौन से नेचर होता है, मतलब एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? कोई सा भी एक्सपेंस हो, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारा एक्सपेंस है, हमें लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इट इज आवर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। क्लियर है क्या ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट?
नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है और सारी लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? हमेशा क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा 7 लाख। प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स मतलब क्या मतलब होता है प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स का? यस, प्रोप्राइटर विड्रॉवल मतलब ड्राइंग। प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स मतलब ड्राइंग। और ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो इसको डेबिट में लिखेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा बैलेंस होगा? यस, कंप्यूटर इज आवर फिक्स एसेट। कंप्यूटर इज आवर फिक्स एसेट, तो यानी इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो कंप्यूटर्स ये हमारा फिक्स एसेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 90,000। फिर गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज आवर एसेट। गुडविल इज आवर इनटेंजिबल एसेट। तो सारे एसेट्स, कोई सा भी एसेट हो, टेंजिबल इनटेंजिबल, सबके डेबिट बैलेंस होते हैं। स्टॉक दे रखा है 31 मार्च का, आगे लिखा है नॉट एडजस्टेड। बताइए क्या करेंगे? इज इट इज शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्या लिखा है? नॉट एडजस्टेड। तो अभी मैंने बताया था अगर क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा है नॉट एडजस्टेड, इसका मतलब क्या है कि वैल्यूएशन तो हो गया लेकिन अकाउंटिंग नहीं हुई है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के आगे अगर लिखा है नॉट एडजस्टेड, देन इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। नोट डाल के लिखेंगे, तो अब इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे अंदर। इनपुट सीजीएसटी, बताओ कौन सा बैलेंस होगा? इनपुट सीजीएसटी। यस, इनपुट सीजीएसटी इज आवर एसेट, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे। देन इनपुट एस आईजीएसटी, आउटपुट सॉरी, आउटपुट आईजीएसटी। यस, दिस आउटपुट, जो भी आउटपुट जीएसटी होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो आउटपुट आईजीएसटी, तो ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। इसका टोटल करेंगे, उसका टोटल मैंने बताया था इक्वल आता है 48,400 अब यहां लिखेंगे नोट। नोट में लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹3,10,000। और अगर इस क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा होता है एडजस्टेड, तो फिर मैं इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करता। कहां पे शो होता है? ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर डेविड एंड सन्स, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017। तो यहां लिखेंगे अपन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो,
अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यस, सबसे पहले आपको दे रखी है परचेज, तो परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस होगा? परचेज अकाउंट। यस, परचेज अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। कितना? 18,20,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक इज आवर असेट, स्टॉक इज आवर असेट, तो असेट है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कितना है? 3,50,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। कितना है? 40 लाख। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कौन सा बैलेंस होगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस का नाम ही दे रखा है एक्सपेंसेस, तो सारे एक्सपेंसेस है हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। वेरी गुड। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ये भी आपकी असेट होती है। इट इज ऑल्सो योर फिक्स असेट, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? असेट है तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने कहीं पे भी मॉर्गेज पे नहीं रख रखा, तो ये जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है ये भी आपकी असेट होती है। ठीक है ना? तो ये जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है ये भी आपकी असेट होती है, तो असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जो जिसको आपने रेंट पे लिया, लेकिन उसका एक साथ 5 ईयर और 10 इयर्स का रेंट एक साथ पे कर दिया, तो वो आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी बिल्डिंग जो आपने ली तो रेंट पे है, लेकिन रेंट आप उसको परमानेंट नहीं दे रहे, आपने एक साथ 5 इयर्स का और 10 इयर्स का रेंट एक साथ पे कर दिया, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड प्रीमाइसेस कहलाती है। तो उसको भी अपन अपने असेट की तरह ट्रीट करते हैं, तो असेट है तो मतलब असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने कहीं पे भी मॉर्गेज पे नहीं रख रखा, गिरवी नहीं रख रखा, तो वो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी असेट होती है, असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। व्हाट इज मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? यस, वेरी गुड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न इन, तो क्या आएगा? जो सेल कर रहा है वही वापस आएगा, तो इन मतलब इनवर्ड, तो किसका इनवर्ड होगा? सेल्स रिटर्न का इनवर्ड होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स है हमेशा कौन असेट है? फिक्स असेट। इट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। कितना? 2,90,000। इक्विपमेंट, क्या बैलेंस होगा इक्विपमेंट का? इक्विपमेंट इज आवर फिक्स असेट। कितना हो गया? 8 लाख। इक्विपमेंट के बाद है रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर टू इक्विपमेंट, तो ये तुम्हारा एक्सपेंस हो गया रिपेयर टू इक्विपमेंट। रिपेयर टू इक्विपमेंट इज आवर एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। फिर एक डेप्रिसिएशन, इट इज ऑल्सो आवर क्या? डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है, लॉस है, तो इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स, प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स मतलब ड्रॉइंग। यस, प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स मतलब ड्रॉइंग, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट।
उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेटर इज आवर असेट, करंट असेट, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, कितना है? 3,60,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है? सन्ड्री क्रेडिटर, इट इज आवर लायबिलिटी, वेरी गुड। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, इट इज आवर लॉस, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? असेट, इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, कितना है? 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम, हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा, तो इट इज आवर इनकम, और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन, इट मींस इट इज योर लायबिलिटी, वेरी गुड, इट इज आवर लायबिलिटी, और लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। उसके बाद लोन फ्रॉम यूटीआई, लोन फ्रॉम यूटीआई, तो नाम से पता चलता है लोन है, तो लोन तो लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी होगी तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। उसके बाद है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो लोन ले रखे हैं इस पे इंटरेस्ट आप क्या करोगे? पे करोगे, तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इट मींस दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इज आवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। पेटी कैश मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए अपन जो बैलेंस निकालते हैं वो हमारा पेटी कैश कहलाता है, तो दिस पेटी कैश इज आवर असेट, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। फिर बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक, तो ये भी हमारा असेट है, बैलेंस एट बैंक। पेटी कैश होता है कि जो आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनके लिए जो आप अलग से एक अमाउंट विड्रॉ करके कैशियर को दे देते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका पेटी कैश कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो पेटी कैश है, जो पेटी कैश है वो आपका असेट होता है, वो आपका क्या होगा? असेट कहलाएगा। फिर स्टॉक दे रखा है 31 मार्च को, और उसके आगे लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, क्या करेंगे इसका? क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा है नॉट एडजस्टेड, क्या होगा? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस? यस, इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट एडजस्टेड, इट इज नॉट एडजस्टेड। तो अब इसका अपन टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा आपका 64,15,000 एंड 64,15,000। और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को अपन लिखेंगे नोट डाल के, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज, कितने का है? 4,60,000। एनी डाउट? इज इट क्लियर?